हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द रियल एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास और उसके सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, ये सीटेट 2024 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बाल विकास और उसके सिद्धांत। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, जैसे ही हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बाल विकास और उसके सिद्धांत। विकास की अवधारणा एवं शिक्षा के साथ इसका संबंध क्या है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। तो विकास जैविक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों की ओर इंगित करता है। जो विकास है यह जैविक यानी आनुवांशिक एवं मनोवैज्ञानिक जो परिवर्तन है उनकी ओर इंगित करता है। मनुष्य में विकास की प्रक्रिया उनके गर्भाधान से शुरू होता है, जो किशोरावस्था तक जारी रहता है। विकास की प्रक्रिया बालक के गर्भधारण से शुरू होती है और वह किशोरावस्था तक चालू रहती है, किशोरावस्था तक जारी रहता है। विकास की गति सदैव मनुष्य की निर्भरता से उसके स्वावलंबी होने की स्थिति तक चलता रहता है। जो पहले बच्चा होता है वो आत्मनिर्भर नहीं रहता, वो निर्भर रहता है किसी के ऊपर, किसी न किसी के, अपने माता पिता, अपने पूर्वजों के, अपने घर परिवार के ऊपर, किसी न किसी शिक्षक के ऊपर निर्भर रहता है। फिर धीरे धीरे बच्चा छोटा होता है, कुछ भी अपने आप से नहीं कर पाता है, खाना खाना कुछ भी अपने आप से नहीं कर पाता, कोई चीज लेना है, उठाना है, चलना है, फिरना है, लिखना है, कुछ भी खुद से वो नहीं कर पाता है। लेकिन धीरे धीरे वो खुद से करना सीख जाता है, यानी स्वावलंबी, निर्भरता से स्वावलंबी होने की स्थिति तक चलता रहता है विकास। निर्भरता यानी कि बच्चे जब छोटा होता है तो सबके ऊपर निर्भर रहता है, लेकिन वह धीरे धीरे स्वावलंबी बनता है, खुद से ही सब कुछ करने लगता है, तो इसे स्वावलंबी कहते हैं। स्थिति तक चलता रहता है। इसे मानव का बाहरी या पर्यावरणीय लक्षणों के साथ साथ मानव के आंतरिक लक्षणों की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसे कहा गया है कि यह पर्यावरण का प्रभाव है, जो हमारे वातावरण का प्रभाव है, उसके साथ साथ आंतरिक गुण यानी आनुवांशिक जो लक्षण है उनके आधार पे जो विकास होता है उसको विकास कहते हैं, बाल विकास कहते हैं। वृद्धि शारीरिक, मानसिक या संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं सामाजिक, जैसे 4 क्षेत्रों में बच्चों का विकास है। बच्चों का विकास 4 क्षेत्रों में होता है: मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास एवं सामाजिक विकास। मानसिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं सामाजिक विकास, जैसे 4 क्षेत्रों में बच्चों का विकास है, जो अध्ययन का केंद्र बिंदु है। अध्ययन का केंद्र बिंदु ये चारों विकास हैं। इसमें शारीरिक विकास व संज्ञानात्मक विकास पर बल दिया जाता है। शारीरिक विकास और संज्ञानात्मक विकास पर सबसे ज्यादा बल प्रदान किया गया है मनोविज्ञान में। आयु से संबंधित विकास। आयु से संबंधित विकास जो होता है वो इस प्रकार से: नवजात शिशु 0 से 1 महीने की आयु। जो नवजात शिशु होता है, 0 से मतलब जो पैदा होता है उसे 1 महीने तक के बच्चे को नवजात शिशु कहते हैं। 1 महीने से 1 वर्ष की आयु भी कहा जाता है। नन्हा बच्चा 1 से 3 वर्ष की आयु, जो नन्हा बच्चा जिसे कहा जाता है वह 1 से 3 वर्ष की आयु तक बच्चे को नन्हा बच्चा कहा जाता है। प्रारंभिक स्कूल जाने वाले बच्चे, जो प्रारंभिक स्कूल जाने वाले, प्ले स्कूल में जाने वाले बच्चे होते हैं, वो 4 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं। और किशोरावस्था 11 से 18 वर्ष के बच्चों को किशोरावस्था में रखा गया है। बाल विकास में आयु सीमा एवं व्यक्तिगत मतभेद हैं। यद्यपि आयु और सीमा अपने अपने आप में कई तरह से एक पक्षीय हैं। जिस तरह से एक मनुष्य में सामाजिक, व्यवहारिक एवं बौद्धिक विकास होता है, उसी तरह से अन्य में अलग गति से दर से होता है। गौरतलब है कि कुछ बच्चे अपने मुकाम को समय से पूर्व प्राप्त कर लेते, तो कुछ समय के बाद में अपनी औसत आयु के अनुसार मुकाम तक पहुंच पाते हैं। ऐसी विविधता महत्वपूर्ण होती है। जब बच्चे अपनी औसत से बहुत अधिक विचलन प्रदर्शित करते हैं,
इसमें कहा गया है कि बहुत सारा हर बच्चे अलग होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं उनका विकास प्रक्रिया बहुत तेज होती है, और कुछ बच्चे होते हैं उनकी विकास प्रक्रिया मंद होती है, उतना तेज नहीं होती है। तो ये सब बाल विकास के अंतर्गत आता है। विकास के सिद्धांत। मानव विकास में परिवर्तन शामिल है। मानव विकास में परिवर्तन शामिल है। यह परिवर्तन विकास के विभिन्न चरणों में होता है तथा प्रत्येक चरण में विकास के पैटर्न पर पूर्वानुमान करने के अभिलक्षण होते हैं। मतलब विकास का जो विभिन्न चरण होता है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सब चरण जो विभाजित किए गए हैं, इनमें पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि बच्चा अभी 6 साल में इतना पढ़ लिख लेता है, 6 साल के बाद ये इतना करने लगेगा, मिला के पढ़ने लगेगा, अक्षर बोलने लगेगा। 3 साल का बच्चा है कितना बोल पाता है, 4 का बच्चा कितना बोलने लगेगा, कितने चलने लगेगा। ये सारी चीजें जो है इसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं हम लोग। यद्यपि बच्चे के व्यक्तित्व में व्यक्तिगत अंतर होते हैं, परंतु गतिविधियों के स्तर पर विकास के लक्ष्यों को पाने का समय, जैसे कि उम्र व चरण के सिद्धांतों व विकास के लक्षणों में सामान्य पैटर्न होते हैं। इसमें कहा गया है कि यद्यपि बच्चे के हर बच्चा अलग होता है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है बच्चे के अंदर, और हर बच्चा अलग होता है, लेकिन तब भी उनके विकास की जो प्रक्रिया है वो एक ही होती है, पैटर्न सेम ही होता है। जैसे बच्चा है 3 साल, 1 साल, 12 महीने या 1.5 साल तक बच्चा चलना सीख लेता है, बच्चा पकड़ना सीख लेता है, बच्चा खाना खुद से सीख लेता है। ये सारी चीजें, तो इनका पूर्वानुमान एक जैसा लगाया जा सकता है। हाँ, कुछ बच्चे हैं बहुत जल्दी कर पाते हैं, कुछ बच्चे, ये उनके वातावरण और आनुवंशिक गुणों के कारण होता है। तो इससे एक जैसा, लेकिन उनका विकास एक जैसा ही होता है। बच्चा है तो उसका बाल्यावस्था होगी, फिर किशोरावस्था होगी, फिर युवा अवस्था होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सीधे युवा अवस्था बन जाएगा, उसको बाल्यावस्था, किशोरावस्था से गुजरना ही पड़ेगा। तो ये उसका विकास का एक चरण होता है जो उसको करना ही पड़ता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास तेज गति से नहीं होता है। वृद्धि गर्भाधान से शुरू होती है, जो व्यक्ति की परिपक्वता तक जारी रहती है। वृद्धि और विकास में बहुत अंतर होता है। वृद्धि शारीरिक वृद्धि के बारे में कहा गया है, जो गर्भाधान से शुरू होती है और व्यक्ति के परिपक्व होने तक जारी रहती है। यद्यपि विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास, इंसान जीवन भर कुछ न कुछ सीखा ही करता है। तो यह एक सतत प्रक्रिया है जो चला ही करती, जन्म से मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया चलती ही रहती है। फिर भी विकास की गति विशेष रूप से आरंभिक वर्षों में तेज होता है तथा बाद में यह मंद पड़ जाता है। बच्चे के किशोरावस्था तक विकास की गति बहुत तेज होती है। बाल्यावस्था में जब शिशु होता है उसमें ये विकास की गति बहुत तेज होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा युवा अवस्था में आता है उसकी विकास की गति मंद पड़ जाती है। यह किसी पैटर्न या अनुक्रम का अनुसरण करता है। प्रत्येक प्रजाति, चाहे शिशु हो या मानव हो, पशु हो या मानव, विकास के पैटर्न का अनुसरण करते हैं। जैसे चाहे पशु हो, या पशु भी कैसे विकास करते हैं, उनका भी एक पैटर्न होता है कि वो उसी पैटर्न के आधार पर चलेंगे। वैसे मानव विकास का भी पैटर्न है, उसी पैटर्न के अनुसरण करते हुए बच्चा विकास करता है। विकास सिर से नीचे की ओर अग्रसर होता है। विकास जो है सिर से पैर की ओर अग्रसर होता है। यह केंद्र से बाहर की ओर भी होता है। यह विकास जो है केंद्र से बाहर की ओर भी होता है। सामान्यता से विशिष्ट की ओर होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर। बच्चों को पहले सामान्य चीजें सिखाई जाती है, छोटी छोटी चीजें, सामान्य चीजें सिखाई जाती है, और उसके बाद
उनके व्यवहार में विशिष्ट चीजें सिखाई जाती हैं। पहले उनको बोलना सिखाया जाता है, चलना सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है, पहले लाइनिंग करना सिखाया जाता है, स्लेटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ये सब सिखाया जाता है। फिर धीरे धीरे उनको अक्षर बनाना सिखाया जाता है, और ऐसे ही पहले उनको बोलना सिखाया जाता है। फिर किसके सामने कैसे बोलना है, ये शिष्टाचार कैसे होता है, ये सब सिखाया जाता है। तो ये सब सामान्य से विशिष्ट की ओर इंगित करता है कि पहले उनको सामान्य चीजें सिखाते हैं, फिर उनके अंदर धीरे धीरे विशिष्ट चीजें लाते हैं। विकास से विशिष्ट की ओर गति करता है। वृद्धि बड़े पेशीय गति से लेकर अत्यधिक छोटे पेशीय गति में होती है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई नवजात बच्चा किसी एक अंग में गति करने के बजाय अपने पूरे शरीर में गति करता है। इसमें कहा गया है कि बच्चा जो है किसी एक अंग में गति नहीं कर पाता है जब छोटा नवजात बच्चा होता है, बल्कि पूरे शरीर में गति करता है। ये पेशीय गति से, बड़े पेशीय गति से लिया गया है। व्यक्तिगत वृद्धि एवं विकास की भिन्न भिन्न दरें। व्यक्तिगत वृद्धि एवं विकास की भिन्न भिन्न दरें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे क्वेश्चन पूछ के जरूर आने हैं, इसलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको अच्छे से नोट कर लीजिए कहीं, या 2-3 बार वीडियो देख लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हुए हैं हम। ना तो शरीर के सभी भाग एक ही समय में वृद्धि करते हैं, और ना ही बच्चे की मानसिक क्षमता पूरी तरह से विकसित होती है। वे भिन्न भिन्न गति से परिपक्वता के स्तर को प्राप्त करते हैं। इन्होंने कहा है, इसमें कहा गया है कि ना तो शरीर के सभी भाग एक ही समय में वृद्धि करते हैं, शरीर के सभी भाग एक समय में वृद्धि नहीं करते हैं। बच्चे का पूरा शरीर का विकास एक समय में विकास नहीं होता है, धीरे धीरे होता है उसका विकास। और ना ही बच्चे की मानसिक क्षमता पूरी तरह से विकसित होती है। ना ही बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी मानसिक क्षमता कैसी है, कितनी है, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। पूरी तरह से उसका विकास इकट्ठा नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है। और मानसिक क्षमता, मानसिक विकास की और शारीरिक विकास की, दोनों की अलग अलग विकास की प्रक्रियाएं हैं। दोनों की विकास अलग तरीके से होता है, क्योंकि जो है जब शारीरिक विकास हो जाता है तब मानसिक विकास उतना नहीं हो पाता है। वे भिन्न भिन्न गति से परिपक्वता के स्तर को प्राप्त करते हैं। मानसिक विकास और शारीरिक विकास की गति भिन्न भिन्न होती है, उसी आधार पे परिपक्वता के स्तर को प्राप्त करते हैं। शारीरिक व मानसिक दोनों क्षमताएं अलग अलग उम्रों में पर विकसित होती हैं। शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों अलग अलग उम्र में विकसित होती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है किशोरावस्था। किशोरावस्था में हमारे बच्चों की शारीरिक विकास तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन उनका मानसिक विकास उतना जल्दी नहीं होता है। तो शारीरिक विकास तो फटाफट हो गया, लेकिन मानसिक तौर पे वो उतने परिपक्व नहीं हो पाते हैं। तो ये किशोरावस्था में देखा जाता है कि दोनों का आप देख सकते हैं कि बच्चों का शारीरिक विकास तो हो गया है, लेकिन मानसिक विकास अभी उतना नहीं हो पाया है। आप देख सकते हैं 13-14 साल के बच्चों में देख सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं। तो इससे कहा गया है कि दोनों की विकास की अलग अलग उम्र में, विकास का अलग अलग उम्र में होता है। दोनों का विकास परिपक्व जो है दोनों का अलग अलग उम्र में होती है। विकास एक जटिल घटना है। इससे भी क्वेश्चन बन के आते हैं, विकास एक जटिल प्रक्रिया है कि आसान प्रक्रिया है? तो विकास एक जटिल प्रक्रिया है। वृद्धि के सभी पहलू एक दूसरे से निकटता से जुड़े होते हैं। वृद्धि और विकास के सभी पहलू एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए होते हैं। किसी बच्चे का मानसिक विकास उसकी शारीरिक वृद्धि व आवश्यकताओं से बारीकी से संबंधित होता है। शारीरिक आवश्यकताएं, जो मानसिक विकास हमारा भले बच्चे का भले ही ना हुआ हो, लेकिन उसका शारीरिक विकास हो गया, तो उस शारीरिक विकास के आधार पर उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं वो उसकी मानसिक विकास से संबंधित ही होती हैं। विकास एवं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। विकास एवं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम
आगे चर्चा करने जा रहे हैं। ईमानदारी से कहा जाए तो मनुष्य का व्यक्तित्व उनकी आनुवंशिकता के साथ साथ सांस्कृतिक पर्यावरण का परिणाम है। इसमें कहा गया है कि मनुष्य का जो व्यक्तित्व है, मनुष्य का व्यक्तित्व है, उसमें आनुवंशिकता का प्रभाव तो पड़ता ही है। जो आनुवंशिक गुणों हैं उनका प्रभाव तो पड़ेगा है, उसके साथ साथ उसका सांस्कृतिक पर्यावरण कैसा है, सांस्कृतिक पर्यावरण का प्रभाव उसके व्यक्तिगत विकास पे पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे वो हिंदू है तो हिंदू संस्कृति में जो धर्म रीति रिवाज मनाया जाता है उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा ही। और अगर कोई मुस्लिम बच्चा है, जैन बच्चा है, तो उसकी अपनी संस्कृति है, अपना धर्म है, तो उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ना ही है। तो इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते। ये दोनों जो है, दोनों कारक एक दूसरे पर प्रभाव डालने ही वाले हैं। आनुवंशिक कारक भी और सांस्कृतिक पर्यावरण भी प्रभाव डालेंगे। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान में जन्मजात होती हैं, उन पर पर्यावरण का कोई असर नहीं पड़ता है। इसमें कहा गया है कि कुछ चीजें होती हैं जो जन्मजात उसमें रहती है, उसका पर्यावरण से कोई असर नहीं पड़ता है। और बहुत सारी चीजें होती है कि इसमें मनोवैज्ञानिक का बहुत मतभेद है। कोई कहता है कि जन्मजात गुण, आनुवंशिक गुणों का असर होता है ज्यादा, तो कोई कहता है कि नहीं, पर्यावरण का असर ज्यादा पड़ता है। कोई मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमें कोई भी बच्चा दे दो, वो कोरा कागज होता है, हम उसको डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी बनाना आप चाहो हम बना के उसको आपको देंगे। तो इस तरह से बहुत मतभेद हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे मतभेद हैं। लेकिन आज हम फिलहाल बाल विकास पे चर्चा कर रहे हैं। असल में मनुष्यों पर आनुवंशिकता का प्रभाव होता है जो वे अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं तथा किसी चीज के प्रति प्रदर्शित करते हैं एवं किसी निश्चित तरीके से कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पे वही जो हमने अभी आपको बताया था, किसी निश्चित वस्तु के भार के प्रति उनकी प्रवृत्ति। इस प्रकार आनुवंशिकता व्यक्तिगत अंतर उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं तथा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में अंतर लाने के लिए समान रूप से जिम्मेवार होता है। जो आनुवंशिक गुण होता है वो उसके व्यक्ति के व्यक्तित्व में अंतर लाने के लिए सामान्य रूप से जिम्मेदार माना गया है। सीटेट और टेक परीक्षा के लिए बाल विकास का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से हर साल 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ हम बाल विकास के सिद्धांत पर महत्वपूर्ण वीडियो शेयर कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाल विकास का सिद्धांत पैटर्नों और प्रक्रियाओं से वृद्धि और विकास की पहचान करना और उनका चित्रण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह बताता है कि बच्चों के भीतर वृद्धि और विकास किस प्रकार से चल रहा है। दिए गए बाल विकास सिद्धांतों की सहायता से हम आसानी से यह पहचान कर सकते हैं कि बच्चे कैसे विकास कर रहे हैं और वे किस स्तर पर हैं। ये सिद्धांत हमें बच्चों के विकास दर का अनुमान लगाने में और वे किस विकास क्रम का अनुसरण करेंगे यह जानने में मदद करते हैं। इसके अलावा यह अध्ययन व्यक्ति की विशेषताएं और साथ ही व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। केफालो-कंडल का सिद्धांत है विकास की प्रक्रिया सिर से पैर की उंगली तक जाती है। इन्होंने बताया है कि विकास बालक के सिर से पैर की उंगली तक जाती है। 6 से 12 महीने के शिशु पैर से पहले हाथों का समन्वय करते हैं। 6 से 12 महीने के बच्चे जो है पहले चलना नहीं, पहले हाथों से पकड़ना सीखेंगे। कोई भी चीज उनके सामने आएगी तो पहले हाथों से काम करना सीखते हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि सिर से पैर, पहले वो पैर का समन्वय नहीं, पहले पैर चलाना नहीं सीखते, पहले वो चलना नहीं सीखते, पहले वो चीजें पकड़ना सीखते हैं। तो इनका कहना है कि सिर से पैर तक विकास की प्रक्रिया होती है। 6 से 12 महीने के शिशु पहले हाथों से कैसे पकड़ते हैं वो सीखते हैं, फिर पैरों का इस्तेमाल बाद में करना शुरू करते हैं। समीपस्थ बाह्य के सिद्धांत केंद्र से बाह्य
केंद्र से बाह्य की ओर विकास होता है। रीढ़ की हड्डी शरीर के बाहरी भागों से पहले विकसित होती है। इसमें बताया गया है कि रीढ़ की हड्डी जो है बाकी शरीर का जो भाग होता है उससे पहले रीढ़ की हड्डी का विकास हो जाता है। तो यह सिद्धांत केंद्र से बाह्य की ओर लेके जाता है। नोट, दोनों उपरोक्त सिद्धांत विकास की दिशा को दर्शाते हैं। ये जो उपरोक्त दोनों सिद्धांत जो हैं ये विकास की दिशा किस दिशा में होता है विकास, उसके बारे में बताया गया है। तीसरा है सरल से जटिलता का सिद्धांत। बच्चे द्वारा मानसिक या बौद्धिक क्षमताओं और मौखिक समझ से संबंधित कौशल से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग किया जाता है। सरल से जटिल, पहले सरल चीजें सिखाई जाती हैं, फिर धीरे धीरे बच्चों को जटिल चीजें सिखाई जाती है। उदाहरण के लिए यदि बच्चे को ऑब्जेक्ट को वर्गीकृत करना सिखाना होगा तो पतंग और हवाई जहाज उसके लिए समान हो सकते हैं, क्योंकि दोनों आकाश में उड़ते हैं। अगर बच्चा है उसको ऑब्जेक्ट का वर्गीकरण नहीं आता है तो पतंग और हवाई जहाज दोनों को एक जैसा ही समझेगा, क्योंकि दोनों हवा में उड़ते हैं। लेकिन उनको धीरे धीरे कि हाँ ये दोनों हवा में उड़ते हैं, लेकिन वो इंजन से उड़ता है, उसका बनावट कैसी है और पतंग कैसे, पतंग में डोरी लगती है, नहीं डोरी कट जाएगी तो पतंग, ये सारी चीजें धीरे धीरे उनको समझाई जाती हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया सोच के पहले स्तर से जुड़ी है। यह प्रक्रिया जो है दोनों सोच के पहले स्तर से जुड़ी, कि बच्चों से पूछा जाता है कि बच्चे आखिर आकाश में क्या क्या चीजें उड़ती हैं, क्या क्या उड़ सकता है, तो बच्चे बताएंगे कि पतंग भी उड़ती है, जहाज भी उड़ती है। लेकिन फिर बाद में बताया जाएगा, तो यह जो स्तर है बच्चों का, ये पहला स्तर है और दोनों के बीच विद्यमान विचार पर आधारित है। लेकिन सीखने के बाद के चरण में वे इन वस्तुओं के बीच अधिक जटिल समानताएं और अंतर को समझ सकेंगे। बाद में वो धीरे धीरे जब सीख जाएंगे तो उनके बीच में जो समानताएं हैं कि हाँ पतंग उड़ रही है और हवाई जहाज भी उड़ रहा है, लेकिन उसके बीच में अंतर क्या है, पतंग कितना दूर जाएगी, पतंग इंसान को नहीं लेके जा सकती है, जहाज इंसानों को भी बैठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ये जो अंतर है, इन अंतरों को समझ पाएंगे। उदाहरण के लिए वे यह समझने की कोशिश करेंगे कि पतंग और हवाई जहाज अलग अलग श्रेणियों से संबंधित है। निरंतर प्रक्रिया का सिद्धांत चौथा है हमारा, निरंतर प्रक्रिया का सिद्धांत। कौशल में वृद्धि या संचय का निक्षेप कौशल निरंतर आधार पर होता है। कौशल में नियमित निरंतर जमा होने से अधिक मुश्किल काम की पूर्ति होती है। इसमें कहा गया है कि यह निरंतर प्रक्रिया है, आप चाहें कि ना चाहें, विकास निरंतर प्रक्रिया है। एक चरण का विकास दूसरे चरण के विकास में मदद करता है। एक चरण का जो विकास होता है वो दूसरे चरण के विकास में मदद करता है। जैसे बच्चा है, अगर वो लाइनिंग करना सीख गया तो दोबारा जब उसका विकास होगा तो वो धीरे धीरे लिखना भी सीखेगा, वो अक्षर बनाना सीखेगा, वो समझेगा। तो जो विकास उसका पहले चरण में हो चुका है उसका दूसरे चरण में वो विकास करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए भाषा विकास में बड़बड़ाने से शुरू होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चा बड़ 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 बोला करता है, कुछ ना कुछ गूंगा किया करता है, लेकिन धीरे धीरे वो भाषा की जटिल समझ में आगे बढ़ता है। फिर वो धीरे धीरे भाषा, खाना खाना है, पानी पीना है, ये चीजें जो जटिल प्रक्रिया है उसमें आगे बढ़ता है। वो धीरे धीरे कैसे समझता है, पहले तो छोटा बच्चा रहता 6 महीने 7 महीने का बड़ किया करता है, फिर पापा बाबा दादा नाना ऐसे बोलता है, इसलिए धीरे धीरे वो प्रक्रिया में बढ़ता रहता है। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत पांचवा है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। शिशुओं का मोटर चालन बहुत सामान्यीकृत और अभिज्ञ है। सबसे पहले सकल बड़ी मांसपेशियों में मोटर गति का विकास होता है, फिर अधिक परिष्कृत छोटे ठीक मोटर की मांसपेशियों गति से विकास करती हैं। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत है कि पहले बच्चा सामान्य चीजें सीखता है, फिर धीरे धीरे वो कठिन चीजें, विशिष्ट चीजें सीखता है।
व्यक्तिगत वृद्धि और विकास की दर का सिद्धांत। प्रत्येक शिशु अलग है, यही कारण है कि उनकी विकास दर भी भिन्न होती है। जो बच्चा होता है, व्यक्तिगत वृद्धि और विकास की दर का सिद्धांत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। व्यक्तिगत वृद्धि और विकास की दर का सिद्धांत। प्रत्येक शिशु अलग होता है, प्रत्येक शिशु बिल्कुल एक बच्चे से दूसरे बच्चा बिल्कुल अलग ही होता है। यही कारण है कि उनकी मानसिक विकास की दर भी भिन्न होती है। उनके मानसिक जो विकास होता है, उनके विकास की मानसिक और शारीरिक दोनों विकास की दर जो होती है वो भिन्न ही होती है। विकास का पैटर्न और अनुक्रम आमतौर पर समान होता है, लेकिन दरों में अंतर होता है। विकास का जो पैटर्न है, जैसे बच्चा है, शिशु है, बाल्य अवस्था आएगी, किशोरावस्था आएगी, युवा अवस्था आएगी, प्रौढ़ावस्था आएगी, वृद्धावस्था आएगी, वो पैटर्न तो समान है। लेकिन कोई बच्चा है 9वें महीने में ही चलना सीख लेता है, 10वें महीने में चलना सीख लेता है, और कोई बच्चा है साल 1.5 साल में सीखता है, कोई बच्चा है कि 6 महीने 7 महीने में ही बोलना शुरू कर देता है, कोई बच्चा है कि ज्यादा टाइम लगाता है, 1.5 साल 1 साल के बाद बोलना शुरू करता है। तो ये जो उसका दर है उसमें अंतर होता है, ये इसका विकास के दर का अंतर ही है। यही कारण है कि औसत बच्चे जैसा कोई विचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर कोई अपनी दर के अनुसार आगे बढ़ता है। यही कारण है कि ये मानते हैं ये मनोवैज्ञानिक लोग कि औसत बच्चे वाला कोई विचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे अपनी जो उनकी विकास की दर है उसके अनुसार ही वो आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम दो बच्चों को उनके बौद्धिक विकास या एक बच्चे की प्रगति के आधार पर दूसरे के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने कहा है कि एक बच्चे का जो बौद्धिक विकास है या एक बच्चे की जो प्रगति है उसके आधार पर हम किसी दूसरे बच्चे की तुलना नहीं कर सकते हैं। कोई बच्चा तीव्र गति से प्रगति है, कोई बच्चा है मंद गति से है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई बच्चा शुरू में अगर धीमी गति से प्रगति कर रहा है तो वो धीमा ही रहेगा, वो उसका विकास तेज भी हो सकता है। और कोई बच्चा अगर तेज गति से विकास कर रहा है तो ऐसा नहीं कि हमेशा वही गति रहेगी, ऐसा भी हो सकता है कि उसका विकास बाद में जाके मंद पड़ जाए। इसलिए दो बच्चे एक समान नहीं होते, उनका विकास की प्रक्रिया तो सेम होगी लेकिन तब भी उनका विकास अलग अलग होगा। इसके साथ साथ विकास की दर भी सभी बच्चों के लिए समान नहीं है, उनके जो विकास की दर है वो समान नहीं है। दिए गए सिद्धांतों के ज्ञान और समझ से आपको एक शिक्षक के रूप में क्या मदद मिलेगी, ये सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षक में क्या मदद मिलेगी, इससे क्वेश्चन बन के आएंगे। कक्षा में और बाहर की जाने वाली गतिविधियों की योजना, जो कक्षा में जो क्लास में जो और क्लास के बाहर जो गतिविधियां की जाएंगी उनका शिक्षण किया जाएगा, उनका विकास के लिए जो गतिविधियां कराई जाएंगी उनके बारे में कौन सी योजनाएं बनानी है, ये इस बाल विकास की प्रक्रिया को जानेंगे अगर टीचर, तभी वो उसी हिसाब से उनकी क्षमताएं, उनकी विकास की क्या प्रक्रिया है उसका जान के ही वो उसकी योजना बना सकेंगे कि हाँ हमको अभी ये इतना सीख चुके हैं तो हमको आगे इनको कैसे सिखाना है। ये चीजें जो है उनका शारीरिक मानसिक विकास किस स्तर का है, ये सारी चीजें वो जान के ही वो योजना बनाएंगे आगे। शिक्षार्थियों के अनुभव के संज्ञानात्मक प्रभाव को बनाने में मदद मिलेगी। उनके जो अनुभव हैं विद्यार्थियों के, वो उनका संज्ञानात्मक प्रभाव, उनको कहाँ तक ज्ञात है और आगे उनको क्या सिखाना है, इसको जानने के लिए बाल विकास को जानना बहुत जरूरी है। बाल विकास पर आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। बाल विकास पर आनुवंशिकता और पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्रकृति बनाम अभिभावक। प्रकृति बनाम अभिभावक यानी प्रकृति के साथ साथ अभिभावक का जो असर पड़ेगा वो बाल विकास और वातावरण दोनों का असर होगा। आनुवंशिकता बनाम पर्यावरण, आनुवंशिक प्रभाव बनाम पर्यावरण का प्रभाव, इंटर्न जन्मजात गुण बनाम व्यक्तिगत अन्वेषित अनुभव। प्लेटो और सुकरात
ने क्या कहा है, इस बारे में उनका क्या विचार है, इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। गुण और लक्षण जन्मजात होते हैं और पर्यावरण प्रभाव से वंचित स्वाभाविक रूप से होते हैं। प्लेटो और सुकरात का मानना है कि जो जन्मजात गुण होते हैं उन पर पर्यावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन्होंने माना है कि पर्यावरण का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ये जन्मजात गुण होते हैं, आनुवंशिक गुण। जॉन लॉक और रास ने कहा है, उन्होंने सुझाव दिया है कि मस्तिष्क बिल्कुल सपाट होता है, अर्थात हम अपने जीवन के विभिन्न वर्षों में जो भी बनते हैं वो आनुवंशिक के प्रभाव से रहित अपने अनुभव के कारण मानते हैं। इनका मानना है, रास का और लॉक का, कि जो है बच्चे के ऊपर आनुवंशिकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जो कुछ भी बनता है अपने जीवन के अनुभव के आधार पे बनता है, लेकिन इनका आनुवंशिक गुणों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसके जीवन पर। इनका ये मानना है। प्लेटो और सुकरात का मानना है कि जो कुछ भी बच्चा बनता है वो अपने आनुवंशिक गुणों के कारण बनता है, और लॉक और रास का मानना है कि बच्चा जो कुछ भी बनता है वो अपने वातावरण के गुणों के कारण बनता है, वातावरण के प्रभाव के कारण बनता है। उसका आनुवंशिक गुणों पर, उसके जीवन पर आनुवंशिक गुणों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। लेकिन वास्तव में आनुवंशिकी और वातावरण परस्पर क्रिया करते हैं। लेकिन देखा मनोवैज्ञानिकों ने जो अपना अध्ययन किया है उसमें पाया है कि बच्चे के ऊपर उसका आनुवंशिकी और पर्यावरण दोनों का परस्पर असर पड़ता है, परस्पर क्रिया करते हैं। प्रकृति और पोषण दोनों एक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। उसका प्रकृति, उसका वातावरण क्या है, और पोषण उसकी प्रकृति क्या है, जन्मजात कैसा है और उसको वातावरण कैसा दिया गया, उस बच्चे के विकास में दोनों प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं कि वो आनुवंशिक गुण ही प्रभावित करेंगे या पर्यावरण का गुण ही प्रभावित करेंगे, ऐसा नहीं कह सकते हैं, दोनों ही प्रभावित करते हैं। मुख्य बात यह है कि यदि हम जीवित जीव की जटिलता समझना चाहते हैं, अर्थात मनुष्य, तो आनुवंशिकी और पर्यावरण की परस्पर क्रिया का अध्ययन करना होगा। फ्रेंड्स, आई होप आज का हमारा आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे जैसे ही हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।